130 एसी के बीच में, यानी कि यही कुछ जून ऑफ 130 एसी में ब्लैक क्वीन रेनिरा और उसके हस्बैंड डेमोन ने आयरन थ्रोन को जीत लिया था। बट इस चीज के बारे में क्विकली पूरे वेस्टेरोस में पता नहीं चलता। इस समय पर क्रिस्टन कोल और एमोन टारगेरियन अभी हैरेनहेल से यही कुछ 2 दिनों के दूरी पे पहुंच गए थे और उन्हें ये भनक भी नहीं थी कि नीचे साउथ में किंग्स लैंडिंग का फॉल हो चुका है। उन्हें तो अभी भी लग रहा था कि हैरेनहेल में डेमोन होगा, वहां पे कराक्सस होगा और वहां पर रिवरलैंड्स के मेन की बनी हुई कुछ ब्लैक्स की आर्मी होगी। तो इसीलिए क्रिस्टन और एमोंड वहां पर प्लान करते होते हैं कि हैरेनहेल के ह्यूमंगस कैसल को किस तरीके से घेरा जाए और कैसे उसे जीता जाए। सो क्रिस्टन और एमोंड ऐसे अंधेरे में तो थे ही, बट उसी के साथ साथ वेस्टर्न साइड से आने वाली एड्रियन टारबैक और हम्फ्री लेफोर्ड की वेस्टरलैंड्स के मेन से बनी हुई आर्मी भी एकदम अंधेरे में थी। उन्हें भी फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग की बिल्कुल भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। वो तो अभी हैरेनहेल पे अटैक करने के लिए निकले थे, बट ऑन द वे उन्हें कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। हैरेनहेल में आते आते सबसे पहले तो वेस्टरलैंड्स के बड़े आर्मी को एकॉर्न हॉल कैसल के नजदीक हाउस मॉलवुड से बैटल करना पड़ा। यहाँ पर यही कुछ 2000 मेन एट आर्म से बनी हुई एक ब्लैक्स की आर्मी थी, विच वॉज लेड बाय वन एंड ओनली ओल्ड पीटर पाइपर ऑफ पिंक मेडन एंड लॉर्ड जोसेफ स्मॉलवुड ऑफ एकॉर्न हॉल। यहाँ पर भी वैसे तो ब्लैक्स की आर्मी बहुत ही कम थी। वेस्टरलैंड्स के मेन की आर्मी अभी इस समय पर यही कुछ 15,000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी होती है, बट इस बैटल में फिर भी ब्लैक्स थोड़ा बहुत अच्छा फाइट जरूर देते हैं। ये बैटल कुछ ही घंटों के लिए चलती है, बट ऑब्वियसली इस बैटल में बहुत ही बड़े वेस्टरलैंड्स के आर्मी ने ब्लैक्स को बहुत ही आसानी से हरा दिया। इस बैटल एट द एकॉर्न हॉल की सबसे बुरी बात यह रही कि ब्लैक्स के पुराने सपोर्टर बूढ़े पीटर पाइपर इस बैटल में मारे गए। इस बैटल में एक्चुअली लॉर्ड पीटर पाइपर के ग्रैंडसन यानी कि पोते ने हिस्सा लिया था और लॉर्ड पीटर के उस पोते को लॉर्ड एड्रियन टारबैक ने बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया। और जैसे ही लॉर्ड पीटर ने अपने पोते का कटा हुआ सर लॉर्ड एड्रियन टारबैक के हाथ में देखा तो कहा जाता है कि ओल्ड पीटर पाइपर वो देख के ही हार्ट अटैक से बैटल में मारे गए। उसके बाद में थोड़ा बहुत जोसेफ स्मॉलवुड ने यहाँ पर रेजिस्टेंस जरूर दिया, बट जैसे कि मैंने कहा कि ये बैटल एट द एकॉर्न हॉल लैनिस्टर्स ने आसानी से जीती और वो आगे बढ़े। फिर यही कुछ 3 दिनों तक वेस्टरलैंड्स के आर्मी ने थोड़ा सा ईस्ट साइड यानी कि हैरेनहेल के तरफ सफर किया, बट वापस एक ब्लैक्स के लॉयलिस्ट आर्मी ने उस वेस्टरलैंड्स के आर्मी पर अटैक कर दिया। इस बार यह अटैक किया था हेज नाइट हैरी पेनी ने। ये हैरी पेनी मतलब रिवरलैंड्स का एक वन ऑफ द डेडलीस्ट हेज नाइट था और वो खास करके लॉर्ड पीटर पाइपर को अपना गुरु मानता। जब उसे पता चला कि लॉर्ड पीटर पाइपर बैटल एट द एकॉर्न हॉल में शहीद हो गए हैं तो उसने यही कुछ सिर्फ 500 से 700 हेज नाइट से बनी हुई एक छोटी सी आर्मी बनाई और उसने अचानक से वेस्टरलैंड्स के आर्मी पर अटैक किया। वैसे तो वेस्टरलैंड्स की आर्मी अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़ी थी, बट यहाँ पर कैसे तो करके ये हैरी पेनी सीधा एड्रियन टारबैक के खिलाफ 1-on-1 बैटल में चला जाता है और ये बैटल मतलब एक बहुत ही जबरदस्त ड्यूअल होती है। हैरी पेनी पर बदले का एक खून सवार था और सरप्राइजिंगली उसने एड्रियन टारबैक को यहाँ पर मार गिराया। बट लॉर्ड एड्रियन भी कुछ ऐसे एरे गेरे नहीं थे, उन्होंने भी इस बैटल में हैरी पेनी को बहुत ही अच्छी तरीके से डैमेज किया था और इवन हैरी पेनी भी इस बैटल में शहीद हो गया। अभी ये एक बहुत ही सैड चीज वेस्टरलैंड्स के आर्मी के लिए हो गई थी कि उनके मेन बैटल कमांडर लॉर्ड एड्रियन टारबैक मर गए थे, बट उनके मरने के बावजूद उनकी बड़ी आर्मी हैरेनहेल की तरफ निकलने लगती है अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड एंड सर क्लेरेंट क्रेकहॉल। अभी भी ये वेस्टरलैंड्स की आर्मी यही कुछ 10,000 मेन एट आर्म से बनी हुई थी और वो धीरे धीरे करके वेस्टरोस के सबसे बड़े लेक गॉड्स आई के यहाँ पर आ जाते हैं। अभी ये वेस्टरलैंड्स की आर्मी जहाँ पर रुकी थी वहां से हैरेनहेल बहुत ही नजदीक था, उन्हें बस 2 दिनों का सफर करना था और वो हैरेनहेल में पहुंच जाएंगे। बट जैसे ही वेस्टरलैंड्स की आर्मी यहाँ पर गॉड्स आई लेक के नजदीक यानी कि लेक शोर के यहाँ पर रुके हुए थे, तभी वहां पर एक बहुत ही भयानक आर्मी चीखते चिल्लाते हुए अटैक करती है।
द नॉर्दर्न मैन आर हियर, विंटर वुल्व्स आ गए थे। इंट्रोड्यूसिंग लॉर्ड ऑफ बैरोटाउन, रॉड्रिक डस्टिन, जिसे सब लोग नॉर्थ में कहते थे रॉडी द रूइन, क्योंकि ये बंदा जहां भी जाए वहां पर वो तबाही मचाता और सबको रूइन कर देता। रॉडी की नॉर्दर्न मैन की आर्मी मतलब यही कुछ 2000 मेन एट आर्म्स थे, बट ये सभी के सभी घोड़ों पर थे, मतलब पूरी की पूरी ये कैवलरी थी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये नॉर्दर्न मैन मतलब बहुत ही डेंजरस ओल्ड स्कूल वॉरियर्स। बैरोटाउन के लॉर्ड रॉडी द रूइन के इस आर्मी को कई सारे लोग नॉर्थ में विंटर वुल्व्स भी बुलाते हैं, और ये विंटर वुल्व्स पिछले 2 महीनों से अच्छे से साउथ में मार्च कर रहे थे, और वो फाइनली यहाँ पर हैरनहेल के नजदीक आ गए। अब आपको लगे कि रॉडी और विंटर वुल्व्स को ये लोकेशन एग्जैक्टली कैसे पता चला जहां पर वेस्टरलैंड्स की आर्मी रुकी थी, तो ये चीज उन्हें पता चली पेट ऑफ लॉन्गलीफ के वजह से। तो बैटल ऑफ अकॉर्न हॉल के यहाँ पर पेट ऑफ लॉन्गलीफ भी मौजूद था, और वो वहां से कहीं पे तो भाग के गया था। तो जैसे ही वो वहां से भागा तो उसे ये विंटर वुल्व्स की बड़ी आर्मी रास्ते में ही मिल गई, और उसने सीधा उस विंटर वुल्व्स के रॉडी द रूइन और ब्लैक्स के बाकी सपोर्टर्स को कह दिया कि वेस्टरलैंड्स की आर्मी इस समय पर हैरनहेल पे अटैक करने जा रही है, और हम उन्हें यहाँ पर हैरनहेल के नजदीक पकड़ सकते हैं और वहां पर उन पे अटैक कर सकते हैं। बट वो सिर्फ उतने ही नहीं होते, उनके साथ साथ ही आई थी हाउस ब्लैकवुड की आर्मी, लेड बाय सिर्फ 12 साल के यंग लॉर्ड बेंजीकोट ब्लैकवुड। तो ये बेंजीकोट ब्लैकवुड मतलब सैमुअल ब्लैकवुड का बेटा था, और वो इस बैटल में यही कुछ उसके 800 ब्लैकवुड मेन एट आर्म्स को लेके आया था, और सबसे इंपॉर्टेंट वो यही कुछ 300 बहुत ही डेडली ब्लैकवुड आर्चर्स को भी लेके आया था। ये ब्लैकवुड्स के जो भी आर्चर्स थे वो बहुत ही डेंजरस थे, और ये जो उनका पूरा आर्चर्स से बना हुआ एक बटालियन था उसका एक बहुत ही डेडली लीडर था रेड ड्रॉप रिवर्स। ये रेड ड्रॉप रिवर्स मतलब पूरे वेस्टरोस का एक डेडलीस्ट आर्चर माना जाता, और उसे सब लोग बोमन ऑफ रेवंट्री कहते हैं। ऐसा कह सकते हो कि ये रेड रॉब रिवर्स मतलब पूरे वेस्टरोस का एक डेडलीस्ट स्नाइपर था। सो इस तरीके से हाउस ब्लैकवुड के लिए बेंजीकोट ब्लैकवुड और रेड रॉब रिवर्स आ गए थे, और इस समय पर लॉर्ड बेंजीकोट की बुआ यानी कि उसके पिता सैमुअल की बहन ब्लैक एली यानी कि एलिसन ब्लैकवुड एक्चुअली इस बैटल में नहीं आई थी। वो इस समय पर हाउस ब्लैकवुड के कैसल रेवंट्री हॉल पर ही थी। अभी आपको लगे कि ब्लैक्स की इतनी ही आर्मी है, बट ऐसा नहीं था। विंटर वुल्व्स और हाउस ब्लैकवुड के आर्मी के साथ साथ ही हाउस फ्रे भी यही कुछ 800 मेन एट आर्म्स लेके आता है, विच वॉज लेड बाय उनके लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे। फिर उसी के साथ साथ यहाँ पर हाउस चार्ल्टन के लॉर्ड जॉन चार्ल्टन और रिवरलैंड्स का एक वन ऑफ द डेडलीस्ट नाइट सर गैरीबाल्ड ग्रे भी वहां पर आते हैं, और उनके साथ साथ ही यही कुछ माइनर हाउसेस भी अपने कुछ मेन एट आर्म्स इस ब्लैक्स आर्मी के लिए दे देते हैं। और इस तरीके से बनी हुई थी ये ब्लैक्स की आर्मी, जिनके सामने गॉड्स आई के लेक शोर के यहाँ पर थे ग्रीन्स की आर्मी, विच वॉज लेड बाय लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड एंड सर क्लेरेंट क्रेकहॉल। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर शुरू होती है बैटल बाय द लेक शोर। जैसे ही ये बैटल शुरू होती है तो सबसे पहले तो एक तरफ से विंटर वुल्व्स एकदम जोर से अटैक करते हैं विद देयर कैवलरी, और यहाँ पर लैनिस्टर कैवलरी वर्सेस विंटर वुल्व्स की कैवलरी सीधा एक दूसरे के तरफ भिड़ जाती है। वहां पर दोनों साइड के काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं, बट ये पहला ही डेंजरस अटैक मतलब ब्लैक्स के तरफ से किया गया हुआ एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वाला अटैक था, क्योंकि यहाँ पर ब्लैक्स का असली प्लान था कि पूरे वेस्टर्न मैन के आर्मी को सब जगह से घेरा जाए। विंटर वुल्व्स के इस अटैक से वेस्टर्न मैन की आर्मी थोड़ी सी उभर ही रही थी कि तभी वो देखते हैं कि वो चारों तरफ से घेरे जाने लग गए हैं। इन 4 साइड्स में एक साइड मतलब तो लेक की साइड थी, और ये गॉड्स आई का लेक मतलब बहुत ही डेंजरस क्रोकोडाइल्स और कुछ पिराना जैसे बहुत ही डेंजरस मछलियों से बना हुआ लेक था।
तो इस लेक में वहां पर कुछ छोटे मोटे जहाज वगैरह नहीं थे जो कि वेस्टर्न मैन के ग्रीन्स के आर्मी को कुछ हेल्प कर सके। यहाँ पर अगर ग्रीन्स को बचना है तो उन्हें सबको मारकर ही निकलना पड़ेगा, वो लेक में से कहीं पर भी जा नहीं सकते। बट ऐसा ब्लैक्स की आर्मी करने नहीं देने वाली थी। ब्लैक्स की आर्मी ग्रीन्स को सब जगह से एकदम लेक की तरफ पुश करने लगती है और उन्हें अंदर दबाने लगती है। विंटर वुल्स और खास करके सर गैरीबाल्ड ग्रे का जो बटालियन था वो बहुत ही भयानक यहाँ पर डैमेज करता है। बट उसी के साथ साथ बोमन ऑफ रेवेंट्री, रेड रॉब रिवर्स की आर्चर्स की बटालियन भी एरोज की बारिश करते हैं और ग्रीन्स की आर्मी वहां पर बहुत ही हेवी लॉसेस झेलने लगती है। इसी में यहाँ पर ग्रीन्स में और एक बहुत ही अच्छा नाइट था जिसका नाम था सर एमोरी हिल। तो इस सर एमोरी हिल ने लॉर्ड फॉरेस्ट फ्रे को मार गिराया। बट देन एमोरी हिल पर लॉर्ड जॉन चार्ल्टन ने अटैक किया और उस एमोरी हिल को मार गिराया। बट देन तभी वहां पर सर क्लेरेंट क्रेकहॉल ने जॉन चार्ल्टन को मार गिराया और क्लेरेंट ने यहाँ पर लॉर्ड बिगलस्टोन को भी मार दिया। इस तरीके से ये बैटल एकदम टू एंड फ्रो काफी तगड़ी शुरू थी। बट ब्लैक्स की आर्मी धीरे धीरे करके ग्रीन्स के आर्मी पर हावी होने लग गए। ब्लैक्स की आर्मी अभी ग्रीन्स के आर्मी को तीनों साइड से लेक की तरफ दबाने लग गए थे और उस गॉड्स आई लेक की कुछ डेडली मछलियां और मगरमच्छ अभी लैनिस्टर्स की आर्मी यानी कि वेस्टर्न मैन के आर्मी को खाने लग गए। तो इस तरीके से ये बैटल पूरा दिन बहुत ही डेंजरस तरीके से चलता है। बट जैसे ही शाम आने लगती है तब तक तो लॉर्ड हम्फ्री लेफर्ड और सर क्लेरेंट क्रेकहॉल कहां पर गए हैं किसी को पता ही नहीं चलता। ये बैटल मतलब ब्लैक्स के लिए एक डिसाइसिव विक्ट्री रही। इस बैटल में ग्रीन्स के सपोर्टर वेस्टर्न मैन यही कुछ 10 से 12 हजार मेन एट आर्म्स को गंवा बैठते हैं। तो दूसरे तरफ इवन ब्लैक्स के तरफ भी काफी डैमेज होता है। 2000 विंटर वुल्स में से यही कुछ 300 से 400 विंटर वुल्स ही बाकी रहते हैं और बाकी के कई सारे विंटर वुल्स इस बैटल में मारे गए। हाउस फ्रे के तो लिटरली सभी के सभी मेन एट आर्म इस बैटल में मारे गए। जब यह बैटल बाय द गॉड्स आई लेक शोर खत्म होती है तभी वहां पर ऑलमोस्ट 20,000 डेड बॉडीज ऐसे ही पड़ी हुई थी। कहा जाता है कि सिर्फ 12 साल के यंग बेंजीकुट ब्लैकवुड ने इतनी सारे लाशें देखी तभी वो उन लाशों के बीच में घुटने पे गिर के जोर जोर से रोने लगता है। तीनों साइड से अटैक होने की वजह से कई सारे वेस्टर्न मैन एक्चुअली स्विमिंग करके दूसरे तरफ जाने की कोशिश करने लगे थे बट वो एक्चुअली कुछ बहुत ही डेडली मछलियों का खाना बन गए। सो एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि गॉड्स आई के तालाब के मछलियों को, फिश को ब्लैक्स के आर्मी ने फीड किया। इसीलिए इस बैटल को आगे फिश फीड करके भी बुलाने लग गए। तो दोस्तों ये थी बैटल बाय द लेक शोर यानी कि फिश फीड जो पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स के वॉर की सबसे ब्लडीएस्ट बैटल रही। ये बैटल तो खत्म हो गई बट इसके अलावा एक्चुअली साउथ में कुछ उथल पुथल शुरू थी। सबसे पहले तो स्टॉर्म्स एंड से एक्चुअली लॉर्ड बोरोस बराथियन फाइनली अपनी बड़ी स्टॉर्मलैंडर्स की आर्मी लेके सीधा किंग्स लैंडिंग की तरफ निकलने लगते हैं बट उनको रास्ते में ही पता चल गया कि फॉल ऑफ किंग्स लैंडिंग हो चुका है और इस समय पर किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन पे ब्लैक क्वीन रेनिरा आ गई है। इसके साथ ही उनको पता चला कि अभी ब्लैक क्वीन रेनिरा के पास में टोटल 6 ड्रैगन्स अंडर कमांड आ चुके हैं। जैसे ही ये चीज लॉर्ड बोरोस बराथियन ने सुनी तो वो सीधा अपने बड़े आर्मी को लेके यू टर्न मारते हैं और वो चुपचाप स्टॉर्म्स एंड की तरफ वापस निकल गए। देन अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करते हैं तो रेड क्रैकन डाल्टन ग्रेजॉय वापस एक बार लैनिस्पोर्ट की तरफ आता है और वो वहां पर वापस थोड़ी बहुत लूट करके निकल गया। इस बार अभी थोड़ा बहुत हाउस लैनिस्टर को हाउस फार्मान ने थोड़ी मदद की थी। हाउस फार्मान ने रेड क्रैकन के खिलाफ थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर किया बट उस रेजिस्टेंस को भी रेड क्रैकन ने इजीली डिस्ट्रॉय कर दिया।
वहां पर वेस्ट कोस्ट पर अभी हाउस लैनिस्टर की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी और उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो अपने आप को आयरन आइलैंडर्स के हमले से कैसे बचाए। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यू नो व्हाट आई एम गोना से, ऑब्वियसली डू ऑल दोस थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। I will see you all in the next one. Bye and take care.